बुली किए जाने पर स्योंगजुन ने स्कूल में खूब तबाही मचाई। काफी सारे बच्चे मारे गए, लेकिन अंततः वो पकड़ा गया। लगा कि मायोल की जान बच गई। उसी पल ग्यूजिन ने उसे घेर लिया। रिवॉल्वर उसके हाथ में थी और वो किसी भी पल उसे शूट कर सकता था। हालांकि उसने धैर्य रखा और अपना फैसला बदल लिया। जोंगतए और स्योंगजुन के केस को देखकर एक चीज तो समझ आ गई कि गन उन्हीं जैसे लोगों में बांटा गया है। मूनबेक के पास गोलियों के साथ लिस्ट भी आई थी, मगर उसने फेंक दिया था। हालांकि उनमें से काफी सारे पते उसे याद थे। ली के कहने पर उसने एड्रेसेस लिख दिए। उनमें ली की एक जान पहचान की औरत का भी एड्रेस था, जिनका इकलौता बेटा एक बड़े पॉलिटिशियन के साथ काम करता था। लेकिन 1 साल पहले वो कहां गायब हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। औरत ने उस पॉलिटिशियन पर केस किए अकेले धरना प्रदर्शन की, लेकिन कुछ न हो सका। आखिर में उनसे किसी ने गन भेज दी, जिसका इस्तेमाल करके उसने उस पॉलिटिशियन को मार दिया। इतने में ली का फोन आया तो महिला ने बताया कि उसने इंसाफ खुद कर दिया है। अब ली और मूनबेक जल्दबाजी में उसके घर गए। पता चला वो औरत घायल थी और उससे पिस्टल सू ने छीन ली थी। वहां उसके साथ उसकी पूरी पलटन थी। आज वो ली को छोड़ने वाले नहीं थे। तभी ली ने बिजली की रफ्तार से गन छीन ली। फिर उन सबको इतना मारा कि उनमें से कोई भी अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल जाने लायक नहीं बचा। फिर वो और मून उस घायल औरत को हॉस्पिटल ले गए। वहां जब सू की तलाशी ली गई, वो लिस्ट उसकी जेब में मिली। ली ने फौरन इन एड्रेसेस की जांच पड़ताल शुरू करवाई। इस बीच मून के बारे में भी खबर आई कि वो पिछले साल तक डोंगवॉल इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के लिए काम करता था, जो मिलिट्री वेपन्स बनाती थी। फिर अचानक पता चला कि उसे लास्ट स्टेज का कैंसर था, इसलिए उसने काम छोड़ दिया। ये बात ली को अंदर तक झकझोर गई। लेकिन मूनबेक का अतीत तो इससे भी डरावना था। पैदा होते ही उसकी मां उसे अनाथालय छोड़ आई थी। लेकिन जिस महिला ने मून को लिया, वो बच्चा चोर निकली। कुछ साल बाद उस बच्चा चोरी करने वाले गिरोह के पास एक AB ब्लड ग्रुप वाली आंख की डिमांड आई, जिसके लिए खरीदार 100 मिलियन वॉन देने को तैयार था। वैसे तो वहां काफी सारे बच्चों को चुरा कर रखा गया था, लेकिन उनमें सिर्फ मूनबेक का ही ब्लड ग्रुप AB था। वो मूनबेक को ले गए और उस रात उसकी एक आंख निकालकर बेच दी गई। जिस औरत ने मूनबेक को चुराया, वो उसे अपनी मां समझता था, लेकिन उस घटिया औरत ने मूनबेक को किसी अमेरिकन ऑर्गन ट्रैफिकिंग गिरोह को बेच दिया। वहां मून के सारे ऑर्गन्स निकाले जाने वाले थे। ऑपरेशन शुरू हो चुका था, उसके पेट पर चीरा भी लग चुका था। तभी ऐन वक्त पर FBI पहुंच गई और मूनबेक को बचा लिया गया। उसके साथ इतना सब कुछ हुआ, ये जानकर ली को भी उस पर तरस आ गया। खैर, वे हॉस्पिटल से अपने अपने घर चले गए। यहीं पर मूनबेक की असलियत निकलकर सामने आई। शहर में गन्स बंटवाने के पीछे उसी का हाथ था। उसके पीछे 15-20 आदमी जी हुजूरी कर रहे थे। फिलहाल गन्स का जो स्टॉक किम के पास फंसा हुआ था, उसको लेकर प्रॉब्लम सामने आ रही थी, क्योंकि अगर वो स्टॉक किसी और के हाथ लग गया तो उनका बॉस जेक उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस आदमी ने इस काम के लिए किम को चुना था, सारी गलती उसी की थी। मून ने उसे वहीं गोली मार दी। एक शाम जेक अमेरिका के ही किसी गिरोह को गन सप्लाई करने गया था, मगर वे जेक को मारने का जाल बिछाए हुए थे। दरअसल ये वही गिरोह था जिसे सालों पहले ऑर्गन ट्रैफिकिंग के जुर्म में FBI ने गिरफ्तार किया था, मगर उस गिरोह का मेन आदमी बचकर भाग निकला था। तभी वहां मूनबेक आ धमका। हाथ में एक सस्ती पिस्टल थी, जिससे उसने अपना बदला लिया। तब तक इधर गोलियों की आवाज सुनकर जेक के लोगों ने खरीदारों को शूट कर दिया। फिर वे उस वेयरहाउस के अंदर आए जहां से गोली चलने की आवाज आई थी। वहां मूनबेक ने सिर्फ एक पिस्टल से जेक के दुश्मनों का खात्मा कर दिया था। हालांकि उसे भी गोली लग चुकी थी। जेक को उसकी दिलेरी काफी पसंद आई और उसने मून को बचाकर अपने गैंग में शामिल कर लिया। एक अच्छी सी दिखने वाली नीली आंख भी लगवा दी, जिसे छिपाने के लिए वो पुतलियों पर काला लेंस लगाता था। जेक के साथ सालों काम करने के बाद एक दिन मूनबेक को बेहतरीन आइडिया आया। वो था कोरिया में गन्स की सप्लाई करना। वहां की भारी पॉपुलेशन को गन चलाना आता है। ऐसे में उन्हें वहां मार्केट जमाने के लिए पहले उन लोगों को टारगेट करना होगा जो समाज के सताए हुए हैं। बस ऐसे लोगों की जानकारी निकालकर उन तक गन्स पहुंचाना है। जब दहशत फैलेगी तो वहां की आम जनता गन को लाइसेंस के साथ लीगल करने की गवर्नमेंट से डिमांड करेगी। इस प्लान के तहत कोरिया में 10 ट्रक हथियार लाए गए थे। वर्तमान में जोंगमैन को लेकर अलग ही टेंशन बढ़ी हुई थी। इससे पहले कि वो गन्स उसके हाथ लगे, मून ने सियोखोज को सब कुछ बता दिया। किसी अनजान पर भरोसा करने से पहले सियोखोज ने चेक किया तो सचमुच गन्स वहां मौजूद थे। मून ने आगे कहा, तुमने किम को मार डाला, इसीलिए वो गन्स वहां सड़ रही हैं। पर अच्छी बात यह है कि उन गन्स को जोंगमैन ढूंढ रहा है। अगर उसने ये बात पुलिस को बता दी तो सियोखोज की सारी जिंदगी जेल में कटेगी। घबराकर वो सारे बंदूक ली के हवाले कर दिया
और बचने के लिए झूठ बोला कि उसने किम का होटल खरीदा था जिसके बेसमेंट में ये मिली। इन हथियारों से उसका कोई लेना देना नहीं। अब किम कहाँ है, सियोक हो उसको नहीं पता था। पुलिस ने माना कि किम ही कुरियर के आड़ में गन्स लोगों तक पहुंचाता था। अगर वो उनके हाथ लग जाए तो इस खेल के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सकता है। रही बात गन्स सही लोगों तक पहुंचाने की, तो वो इसके लिए बुढ़े लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे जिन्हें एक कुरियर पहुंचाने के अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। वहीं अब तक ली ने जो एड्रेसेस दिए थे उनका सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया गया था। मूनबैक उन हर एड्रेसेस पर गया था। कहीं वहीं तो गन्स डिलीवरी नहीं कर रहा। वे उसे फौरन पकड़ने गए, लेकिन वो उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। इस बीच पुलिस वाले सारे एड्रेसेस पर गन्स जब्त करने गए तो पता चला कि उनसे तो पहले ही गन्स ले ली गई थीं। उनसे पहले भी कुछ पुलिस वाले आए थे, वो ले गए। लिस्ट के आधे एड्रेसेस का यही हाल था। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये चिंता का विषय था, क्योंकि जाली पुलिस बनकर जिन्होंने भी गन वसूले उनसे आम लोगों को खतरा हो सकता था। असल में उन गनों को जोंगमैन के आदमियों ने जब्त कर लिया था। सब कुछ सेट था, बस सही मौके का इंतजार था। वैसे जोंगमैन सियोक हो का बेहद वफादार आदमी था। उसे आज भी वो दिन याद था जब किम को मारकर उसके सारे धंधे पर कब्जा करने की योजना बनाई जा रही थी। उस वक्त जोंगमैन ने किम को खत्म करने के बदले बड़े अदब से उसके किसी एक धंधे की मांग की थी, ताकि उसके 20-22 लोगों के गैंग को भी रोजी रोटी मिल सके। सियोक हो ने वादा किया था कि किम को ठिकाने लगाने के बाद उसका एक धंधा जोंगमैन को मिलेगा, लेकिन उसके बाद सियोक हो ने जो किया वो सबको पता है। अब जोंगमैन की एक ही ख्वाहिश थी, जिस तरह सियोक हो ने किम के सारे धंधे हड़प लिए, उसी तरह वो भी उसका सारा धंधा हथिया लेने की प्लानिंग कर चुका था। तभी अचानक सियोक हो वहां आ धमका, लेकिन उसकी नजर पड़ने से पहले ही सारे गण छिपा दिए गए। वहां आने की उसकी एक खास वजह थी। उसे किम के सभी क्लाइंट्स के नंबर चाहिए थे। उसके पास किम का मोबाइल तो था, लेकिन वह उसे अनलॉक नहीं कर पा रहे थे। फोन खोलने के लिए किम की सभी उंगलियां चाहिए थीं, जिसे सिर्फ जोंगमैन ही ला सकता था। वह मान तो गया, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। सियोक हो को पहले से ही शक था कि जोंगमैन उसके पीठ पीछे कुछ खेल कर रहा है, इसलिए उसने ऑफिसर ली के साथ मिलकर चाल चली। उसे यकीन था कि किम अभी जिंदा है और जोंगमैन ने उसे कहीं छिपा रखा है। इस प्रकार पुलिस किम को ढूंढ निकाली तो सियोक हो की टेंशन दूर हो जाएगी। रही बात जोंगमैन की, तो उसे कभी भी खत्म किया जा सकता है। यह एक मजबूत रणनीति थी। उधर जोंगमैन और किम ने भी अपनी अगली चाल की योजना बनाई, जिसके बाद जोंगमैन की गैंग कब्र खोदने निकल पड़ी। पुलिस वालों के अलावा सियोक हो के भी लोग उन पर कड़ी नजर रखे हुए थे। कुछ घंटे तक जोंगमैन के लोगों ने खुदाई की, फिर उंगलियां लेकर होटल लौट आए। वहीं किम का होटल, जिसे चलाने का जिम्मा सियोक हो ने जोंगमैन को न देकर योंगू को दिया था। सियोक हो को उंगलियां देने जाने से पहले सभी पुल में नहा रहे थे। तभी योंगू के लोगों ने उनको कुत्ते की तरह दुत्कार कर भगा दिया। फिर क्या था, जोंगमैन ने कपड़े पहने और मैसेज करके बॉस को बताया कि वो उंगलियां लेकर आ रहा है। कुछ देर में वो सियोक हो के यहां पहुंचा तो सामने किम को देख सियोक हो की जान हलक में आ गई। दरअसल ये प्लान तो पहले ही बन चुका था। उंगलियां देने के बहाने किम खुद जोंगमैन के कपड़े पहनकर जाने वाला था। उसने वैसा ही किया और धड़ाधड़ 2-3 गोलियां सियोक हो को मार दी। जवाब में सियोक हो ने भी उस पर गोली चलाई। डिटेक्टिव सीओ जब तक पहुंचे, दोनों एक दूसरे को खत्म कर चुके थे। दूसरी तरफ गुस्साए जोंगमैन और उसके लोगों ने योंगू के लोगों को गोलियों से भून डाला। फिर वो सियोक हो के सारे पैसे लूट लिए। तब तक सियो को पता चल गया कि मरने वाला जोंगमैन नहीं, बल्कि उसके भेष में किम था। ये बात वो तुरंत ली को बताया, जो पहले से ही जोंगमैन के ठिकाने पर फील्डिंग लगाए हुए था। तभी उसने उसकी गाड़ी भी जाते हुए देख ली। अगले पल वो स्नाइपर वगैरह लेकर अपने बंदों को अलर्ट कर दिया। जोंगमैन अपने लोगों के साथ काफी वफादार था। लूट में से एक पूरा पैसों से भरा बैग अपने लोगों को दे दिया। सभी झूम उठे, लेकिन उनकी ये खुशी पल भर में ही मातम में बदल गई। ली बैकअप आने से पहले ही उन पर टूट पड़ा। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और आखिरकार जोंगमैन भाग निकला। फिर क्या था, ली फौरन बिल्डिंग के टेरेस पर गया और वहां से निशाना लगाकर उनकी गाड़ी पंचर कर दी। डिसबैलेंस होकर उनकी कार एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। टक्कर में ड्राइवर बेहोश हो गया, जिससे वे वहीं फंस गए। इतने में ली को जैसे ही क्लियर शॉट मिला, उसने जोंगमैन के कंधे पर शूट कर दिया। आखिरकार वो पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस विभाग ने मीडिया में खबर फैलाई कि लोगों में गन्स बांटने वाले गिरोह को पकड़ लिया गया है। ये जानते ही जेक ने तुरंत मूनबैक को फोन करके फटकार लगा दी, क्योंकि भले ही वो पकड़े नहीं गए, पर उनकी कुछ गन्स पकड़ी जा चुकी थीं। अगर ये मामला कोरियन इंटेलिजेंस के पास चला गया तो बात और बिगड़ जाएगी, और अगर CIA ने इंटरफेयर किया तो सिर्फ कोरिया ही नहीं,
हर जगह का धंधा बंद करना पड़ेगा। इसके उलट मूनबेक इस बात से परेशान था कि इतने सारे लोगों को गन्स बांटने के बावजूद कुछ बड़ा धमाका देखने को क्यों नहीं मिला। हालांकि उनका जो कोरिया में गन्स को लीगल करने का एजेंडा था वो पॉडकास्ट वगैरह में ट्रेंड कर रहा था। लोग अब गन्स को लीगल करने पर खुलकर डिबेट करने लगे थे। तो वहीं कोरियन इंटेलिजेंस भी इस मामले में इंटरफियर कर चुकी थी। उन्हें CIA द्वारा खबर मिली थी कि इन मामलों के पीछे इंटरनेशनल राइफल यूनियन गैंग का हाथ है। चूंकि उनके ऊपर अमेरिकन पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट है, इसलिए वो पकड़ में नहीं आते। CIA के मुताबिक अब तक लगभग 30,000 गन्स कोरिया में लाई जा चुकी थीं, जिन्हें पूरे कोरिया में बांटने का काम ब्लू ब्राउन कर रहा था। हालांकि वो कैसे किया ये किसी को पता नहीं चला। उन्होंने बहुत कोशिश की। कोरिया की सारी कंपनियों की जांच की जा चुकी थी, लेकिन इसमें कोई कुरियर कंपनी इन्वॉल्व नहीं थी। अब आगे क्या होगा किसी को कुछ आइडिया नहीं था। इधर ली को एक और नई बात पता चली। उन गन्स के अंदर एडवांस्ड GPS लगा हुआ था, जिसके असिस्टिव डिवाइस के जरिए वो लोगों की बातचीत भी ट्रांसमिट कर सकते थे। पर गन्स के अंदर GPS तो पहुंचा दिए, लेकिन बातचीत सुनने के लिए इस एडवांस्ड GPS की असिस्टिव डिवाइस क्या होगी। पता चला कि जिनके पास भी गन्स डिलीवर हुई थीं, उन सबके फोन हैक हुए थे। यानी असिस्टिव डिवाइस के रूप में वो विक्टिम का फोन इस्तेमाल कर रहे थे और उससे उनकी बातचीत सुन रहे थे। ली का एक फौजी दोस्त रिटायर होने के बाद कोरियन इंटेलिजेंस में काम करता था। वो उससे मिला और इस GPS के बारे में बताया। जहां तक कोरियन इंटेलिजेंस ने इस केस को समझा था, बेशक ये इंटरनेशनल राइफल यूनियन गैंग का काम था, मगर इसके पीछे एक और बात निकलकर सामने आ रही थी। पहली बार उस आत्महत्या वाले मामले में सिलिंग से जो गोलियां मिली थीं, रिपोर्ट में पता चला कि उस आदमी को जबरदस्ती मारा गया था। असल में वो बच्चा चोर था जो बेबी बॉक्स से बच्चा चुराता था। शायद कोई बच्चा उससे बचकर निकल भागा और अब वही बच्चा बड़ा होकर उसे मार डाला और ढेर सारी गोलियां छोड़ गया, ये दिखाने के लिए कि जिस देश ने उसे अनाथ किया वो उसे पूरी तरह तबाह कर देगा। हालांकि ये तो बस एक अनुमान ही था। तभी ली को ख्याल आया कि अगर गन्स में मिले सारे GPS को ट्रेस बैक करें और उस कॉमन सिग्नल को ढूंढें जो सभी विक्टिम से कम्युनिकेट कर रहा हो, तो उनके ठिकाने तक पहुंचा जा सकता था। इतने में कोरियन इंटेलिजेंस का सिस्टम ही हैक हो गया। शायद उनमें कोई था जिसके पास मूनबेक की गन थी। तुरंत ही सारे कर्मचारियों को वहां से बाहर निकालकर तलाशी ली गई। पता चला एक महिला कर्मचारी के पास से गन मिली। इस बीच मूनबेक लगातार ली को फोन किए जा रहा था, ये बताने के लिए कि उसका सबसे अजीज बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। वो थे सार्जेंट जो, जिन्होंने ली को पाल पोस कर बड़ा किया था। ली फौरन उनकी तरफ निकल पड़ा। बात ऐसी थी कि सार्जेंट जो की बेटी ने खुद का अपार्टमेंट खरीदने के लिए एक कंपनी को पैसे दिए थे। यहां तक कि इसके लिए उसने जो की सारी सेविंग भी ले ली थी, मगर वो कंपनी स्कैमर निकली और बहुत सारे लोगों के पैसे लेकर भाग गई। गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया, पर जो की बेटी ने ये बात न अपने मुंह बोले भाई को बताई और न बाप को। आखिर में सुसाइड कर ली। फिर मून ने अपने सोर्स से जानकारी निकालकर गन और उस स्कैमर की पहचान जो को कुरियर कर दी थी। इधर कोरियन इंटेलिजेंस उन GPS की मदद से मूनबेक की लोकेशन पता कर लिए। उसे दबोचने के लिए फौरन एक टीम रवाना कर दी गई, लेकिन वो तो उस कार में मिला ही नहीं। दूसरी तरफ वो स्कैमर मस्ती से एक प्राइवेट जगह अय्याशी कर रहे थे। तभी उनके बीच जो टपक पड़ा और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। उनमें से एक लंगड़ाता हुआ भीड़भाड़ वाले रोड पर भाग निकला, लेकिन जो फिर भी नहीं रुका और उसका पीछा करके उस पर गन पॉइंट कर लिया। तब तक उस एरिया की पुलिस भी आ पहुंची और ली भी। ये मंजर मूनबेक पूरे कोरिया में लाइव टेलीकास्ट करवा रहा था, ताकि लोगों को पता चले कि किसी सिरफिरे से बचने के लिए गन का होना कितना जरूरी है। ली ने जो से रिक्वेस्ट किया कि वो गोली न चलाए। बचपन की वो बात भी याद दिलाई, कैसे उन्होंने ली को गोली चलाने से मनाया था। आखिरकार उनका मन बदलने लगा। सारा खेल बिगड़ता देख मूनबेक से कंट्रोल नहीं हुआ। वो गन लेकर गाड़ी से बाहर निकला और ली पर गोली चला दी। उसके बचाव में जो मारे गए। ली चाहकर भी कुछ नहीं कर सका, जबकि वो खतरनाक था और अब तक 100 से ज्यादा लोगों को मार चुका था। फिर भी मूनबेक उसे जिंदा छोड़ गया, क्योंकि इस रोमांचक खेल में उसे मजा भी ली की वजह से ही आया था। इसके बाद वो न्यूज चैनल के जरिए पूरे कोरिया में ऐलान कर दिया कि जिसके साथ भी ज्यादती हो रही है उसे गन वो देगा। लोग अपना इंसाफ खुद करें, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते जिंदगी कट जाएगी, पर इंसाफ नहीं मिलेगा। उसके जाने के तुरंत बाद ली को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी जान बचा ली। मूनबेक ने जो गन देने वाली स्टेटमेंट दी थी, उसका असर कुछ ही दिनों में लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। एक पीड़ित महिला ने तो चलते कोर्ट में घुसकर जज के सामने रेपिस्ट को मार डाला, क्योंकि जज ने उस रेपिस्ट को सिर्फ 3 साल की सजा सुनाई थी और बोल रहा था कि लड़के से गलती शराब के नशे में हुई थी। यहां तक कि इन्फ्लुएंसर्स भी अब एयर गन्स की रिव्यू देने लगे थे और लाखों व्यूज छाप रहे थे। इस डर के माहौल में एयर गन्स की बिक्री आसमान छूने लगी थी, क्योंकि वो हूबहू असली गन्स की तरह दिखती थी।
गन को लीगल करने और बॉयकॉट करने वाले प्रदर्शनकारियों की भीड़ जगह जगह दिखने लगी। एक ऑनलाइन सर्वे हुआ जिसमें 40% आबादी गन्स को लीगल करने के पक्ष में थी। इसके उलट कोरियन इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए मजबूर होकर देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। उधर 15 दिन में ऑफिसर ली की हालत काफी हद तक सुधर चुकी थी। जल्द ही उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इस बीच खबर थी कि ली की वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में दहशत और बढ़ गई, जिससे अनुमानतः 15,000 और लोगों ने गन्स ऑर्डर की। कोरिया में प्रत्येक दिन 40 लाख से भी ऊपर कोरियर्स डिलीवर किए जाते हैं, शायद उसी के आड़ में। दूसरी तरफ ब्लू ब्राउन को एक पार्टनर की जरूरत थी जो उनका पूरा बिजनेस संभाल सके। दावेदारी पेश करने कोरिया की नामी गिरामी हस्तियां आई हुई थीं, लेकिन ब्लू ब्राउन को उनमें से एक ही चाहिए था जो दिलेर हो। इसे परखने के लिए उसने एक दावेदार को मार डाला। फिर उन दावेदारों के बीच गन फेंक कर बोला, जो आखिर में जिंदा बचेगा वही कोरिया में उनका धंधा संभालेगा। एक बाजीगर ने झट से वो गन लपक ली और उल्टा ब्लू ब्राउन को ही धमकाने लगा। यहां तक कि ब्लू ब्राउन के फोर्स करने पर ट्रिगर भी दबा दी, लेकिन गन खाली था। अगले पल सारे दावेदारों को मार दिया गया और जिसने ब्लू ब्राउन को मारने की कोशिश की वही उसका पार्टनर बना। इधर गन को लीगल करने वाले प्रदर्शनकारियों की भीड़ 10,000 तक पहुंच चुकी थी। लोगों को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। तभी एक अनजान ट्रक उनके बीच आकर रुका, जिसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं था। वो ट्रक बंदूकों से खचाखच भरा हुआ था। बीच में एक साउंड बार भी था, जिसके जरिए ब्लू ब्राउन ने ऐलान किया कि जिसको भी गन चाहिए वो ट्रक से ले जाए। फिर क्या था, गन्स लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। 10,000 के बीच 2 पुलिस वाले आखिर क्या करते। तुरंत स्पेशल फोर्सेस को बुलाया गया। तब तक हजारों के हाथ गन्स लग चुकी थीं। इधर ली भी वहां पहुंच चुका था, लेकिन उसे रोकने के लिए ब्लू ब्राउन के लोग भरपूर कोशिश कर रहे थे। उनके बीच काफी देर तक गोलीबारी हुई और आखिरकार ली ने सबको खत्म कर दिया। तब तक ब्लू ब्राउन गन लूटते लोगों की भीड़ में आ चुका था। अगले पल उसके लोगों ने चारों तरफ स्मोक ग्रेनेड फोड़कर धुआं धुआं कर दिया। फिर भी ली ने जैसे तैसे करके ब्लू ब्राउन को ढूंढ निकाला। दोनों के हाथ में पिस्टल थी और उनके बीच कुछ ही मीटर का फासला। अगर गोली चली तो भगदड़ मचेगी और लोग डरकर गोलियां चलाने लगेंगे, इसलिए ली गोली भी नहीं चला सकता था। इसी का फायदा उठाकर ब्लू ब्राउन धुएं में गायब हो गया। इतने में एक गोली चली और वो सीधे मून को जाकर लगी। गोली की आवाज से भीड़ में फायरिंग शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को ही मारने लगे, ये जानकर कि कहीं अगला उसको न गोली मार दे। एक सवाल ये भी उत्पन्न हुआ कि मून को गोली किसने मारी। ये सीरीज में नहीं दिखाया गया, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है उसे जेक ने मरवा दिया, क्योंकि उसने पहले ही मून को वार्न किया था कि बिना कोई गलती के काम खत्म करो। लेकिन मून तो पहले ही कैंसर की वजह से मरने वाला था और मरने से पहले कोरिया को ऐसा देश बनाना चाहता था जहां सब एक बराबर हों। उसके हिसाब से ये तभी पॉसिबल था जब सबके हाथों में गन हो, और उसने ये काम मरते दम तक करने की कोशिश की। इस भगदड़ के बीच एक छोटा बच्चा फंस चुका था। आखिर में ऑफिसर मून ने गन को त्याग दिया और उस गोलीबारी के बीच बच्चे को तब तक बाहों में छिपा कर रखा जब तक कि माहौल शांत न हो जाए। इस प्रकार वो जनता के बीच एक शांति का प्रतीक बनकर उभरा। लोग उससे प्रेरित होकर गन्स का बहिष्कार किए और वापस सारे गन्स गवर्नमेंट को लौटा दिए। लग रहा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो रिपोर्टर जो मूनबेक की हर न्यूज वायरल करता था, अब वो भगदड़ वाली वीडियो न्यूज में लाने के लिए बॉस से बात कर रहा था। इसे सुन वहां की सफाई कर्मचारी ने उस पर गन पॉइंट कर ली, क्योंकि अगर ये वीडियो बाहर आई तो किसने किसको मारा ये रिवील हो जाएगा और फिर पीड़ित के परिवार वाले बदला लेने के लिए गन्स उठाएंगे। इससे अच्छा महिला ने रिपोर्टर को ही खत्म कर दिया। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो दोस्तों, ये थी कहानी ट्रिगर सीरीज की। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।